अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सबके। मैं मोहम्मद ताहिर खान हाईलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब जो ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आए हैं। जी फैसल साहब, उम्रा मुबारक हाँ जी, भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सआदत दी और खैर आफियत से मामला हो गया। अल्लाह का तो शुक्र। बहरहाल इस पर बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ, टॉपिक पे आ जाए, बिल्कुल आ जाए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप वहाँ गए, यहाँ पे मेजबानी कारिस्तानी डाल दी पीछे से। बस यार वो तो जिस तरह की उसकी डिसीजन मेकिंग चल रही है, मुझे तो अब ये लगने लगा है कि उसको एक खास जो है कोई ग्रज है या कोई मामला है उसके साथ, कोई माजी की तल्ख यादें हैं जो वो हमेशा जो है वो स्पीक अप, आपकी बारी है। कंसिस्टेंटली जो है वो एक ही काम कर रहा है कि चंद मखसूस प्लेयर्स को खिलाए चले जा रहा है बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और चंद लोगों को इग्नोर किए चला जा रहा है परफॉर्मेंस देने के बावजूद। और लिटरली जब मैं पाकिस्तान कप देख रहा था, मैंने सेकंड हाफ देखा है पाकिस्तान कप का, तो जब मैं पाकिस्तान कप देख रहा था T20, तो मैं बार बार एक बात दोहरा रहा था और मिसबा ने वो बात सच साबित कर दिखाई। मैं जब आमिर यामीन को परफॉर्म करते देखता था, जब अनवर अली को परफॉर्म करते देखता था, मैं यही कहता था तुम लोग कितना भी परफॉर्म कर लो, सेलेक्ट फहीम अशरफ ही होगा। सही कहा था आपने, बिल्कुल। मैं इसी तो तरह आप उठाएं कि जो 22 रुकनी टीम अनाउंस की है, चलो सरफराज को तो आप साइड पे कर दें, मेरे हिसाब से ठीक ही किया सरफराज को ना सेलेक्ट करके, क्योंकि सेलेक्ट करके ना खिलाना ज्यादा इंसल्टिंग है। ठीक है, नहीं सेलेक्ट किया, साइड में कर दिया। लेकिन बाकी जो लोग सेलेक्ट किए गए हैं उनमें कई प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हुए हैं, नंबर वन। फिर आपने यंगस्टर्स को चांस देना था, तो अब्दुल हफीज का आप डेब्यू करा रहे हैं क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ, नंबर टू। नंबर थ्री, उस्मान कादिर किस परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हुए हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी T20 कप में। नंबर चार, फहीम अशरफ अगेन। ठीक। नंबर पांच, आपने अब्दुल्ला शफीक को सेलेक्ट किया, चलो यंग प्लेयर है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये आप कह लें हार्ट ब्रेकिंग नहीं है या डिसहार्टनिंग नहीं है कि जो टीमें जीती हैं या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की, उनमें से आप बैट्समैन सेलेक्ट करने के बजाय उस टीम से सेलेक्ट कर रहे हैं जो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, सिर्फ इस वजह से कि वो बाबर आजम की टीम में खेल रहा था। फिर सिंध की टीम जो इतनी आप कह लें कि हैंडीकैप किस्म की टीम थी, उस हैंडीकैप टीम के साथ सेमीफाइनल खेल गए, और उसमें दो तीन लड़के ऐसे थे। और मैं बार बार अब दानिश अजीज की मैं बात करूंगा। दानिश अजीज वो प्लेयर था कि जो दो तीन मैच मैन ऑफ द मैच रहा, सिंगल हैंडेडली उसने जिताए। आपको नंबर 5 और 6 पे ऐसे प्लेयर्स की कमी है, आपने उसका जिक्र तक नहीं किया, उसको कहीं 22 में भी नाम नहीं है। चलो आजम खान के बारे में तो हम कह लें कि वो खुद अभी कह रहा है कि आई एम नॉट फिट फॉर दी सिलेक्शन। वो खुद कह रहा है कि जी मैं अपनी फिटनेस बेहतर करूंगा फिर आऊंगा। चलो बात एक समझ आती है, ठीक है ना। लेकिन दानिश अजीज किस बुनियाद पर सेलेक्ट नहीं हुआ, अगेन समझ से बाहर है। तो भाई कहने का सारी बात मतलब ये ये है। है, आपने बिल्कुल चीदा चीदा कर दिया उसको, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना, वो इनकॉम्पिटेंट लोग ही सिलेक्ट करते हैं। और मैं 12 वीडियोस में कहता हूँ, ये लोग अंडर परफॉर्मर इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि इनकी अपनी पकड़ी वसी रहे, किसी के ऊपर मलबा डालने वाला इन्हें चाहिए होता है मैच हारने के बाद, या मैच जीतने के बाद इन्हें पता है मैच भी वही जितवाएंगे जो पहले से सही तरह खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। मैच हारेंगे तो हम उन पे डाल देंगे जिनको हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन वो इनकम्पिटेंट है तो उन पे डाल दो, काम चल जाएगा। दानिश अजीज, बिल्कुल। जाहिद महमूद, फहीम अशरफ तो आप हम्म। एक गड्ढे में डाल दें उसको, आप आमिर यामीन, अनवर अली, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप पोटेंशियली अगले 2-3 साल में जो 3 आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं
आप उनमें आप एक स्टार बना सकते थे। मिसबा की सबसे बड़ी, मिसबा को फायदा ये होगा कि वो अपनी जो पूरी एक होती है ना, एक अपनी पूरी जो बीचड़पन है, वो अभी वो 30 नवंबर तक सिलेक्टर है। आपको मैं बताता चलो, न्यूजीलैंड की T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए भी वही सिलेक्शन करेंगे। नया जो सिलेक्टर आएगा वो, अगर पाकिस्तान की सीरीज हुई साउथ अफ्रीका में 3 T20 की साउथ मार्च में, तो वो उसके लिए सिलेक्शन करेगा, वरना मिसबा अगले साल का भी हाफ तकरीबन भेज के जाएंगे अपने साथ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी भी हमारे पास वही सिलेक्शन डायलेमा जो 2020 में भी हम सुनते आ रहे हैं। इससे आधा महीना क्या, आपको 3 महीने रह गए खत्म होने में, 3 महीने में से भी 20 दिन निकल गए। फिर जो 70 दिन बचे हैं पीछे, उनमें भी हम यही सोच रहे हैं कि हम रिजवान को T20 और वनडे में भी सिलेक्ट कर लें। रोहिल नजीर अच्छी सिलेक्शन है, लेकिन आप रिजवान को T20 खिलाकर साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये नहीं बता रहे अभी तक मुझे। अगर आप चले, शर्जील खान को आपने सिलेक्ट नहीं किया, आपने अब्दुल्ला शफीक को कर लिया, आपने वो जिशान अशरफ को नहीं किया, आपने एक मलिक नाम का लड़का था उसको नहीं किया, आपने वो KPK का एक खिलाड़ी था जो ओपनर था, क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम भूल हारिस, जाता, हारिस, हाँ, वो उसको सिलेक्ट नहीं किया आपने। आपने मतलब वो होता है ना अंधों में काना राजा, बस उसको सिलेक्ट कर लो जिसका नाम है पहले से। फकर जमान, अब मैं समझता हूँ इस हाँ सीरीज का बिल्कुल डिजर्विंग नहीं था, उसको आपको खिलाने की जरूरत नहीं थी ये मैच सीरीज। आप किसी नए ओपनर को ट्राई करते, शर्जील को भी नहीं खिलाए आप। शर्जील को भी अभी सजा दें कि भाई इतनी आसान नहीं है नेशनल सिलेक्शन कि आप 2 मैचों में परफॉर्म करें और आपने जो पीछे काला माजी है आपका, वो धुन फौरन वाइट माजी में तब्दील हो जाएगा। आप ये बेचारे प्लेयर जो अब बेचारे पैसों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तरस रहे, इनको चांस देते। टीम कॉम्बिनेशन इस तरह नहीं बनते, कोई भी मेन प्लेयर अनफिट हो गया और आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म भी जाहिर सी बात है, और अगर आप मुल्क के लिए खेलो और एफर्ट लगाओ तो अनफिट भी जाहिर सी बात है, होता ही है बंदा। तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं, और रिप्लेसमेंट है तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, और अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो बेंच क्या है, इतने तो गड़े खुदे में। माजरत, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो ये जो अभी एक बेचारा गया है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में लोकल क्लब खेलने, तो इस तरह से लाइन बन जाएगी सबकी। और ये मिसबा के दौर में हर दफा होता रहा है। एक तो ये ओवर एज लोग खिलाते, जिसका जो फॉर्मेट है उसमें नहीं खिलाते। आसिफ अली को इंजमामुल हक सिलेक्ट करता रहा वनडे में, जबकि वो सिर्फ T20 का प्लेयर था। 3-4 ओवर में आएगा, मारेगा, चला जाएगा, खत्म हो गई बात। उसको वनडे में खिला के जो उसका T20 का कॉन्फिडेंस था वो भी बर्बाद कर दिया। अब उस्मान कादिर की सिलेक्शन, और जाहिद महमूद एक दादू का लेग स्पिनर है, आपने उसका नाम सुना होगा, उसने सेम नंबर ऑफ T20s में 35 विकेटें ली हैं 23 T20s में। उसकी एवरेज 5.88 है, और उसकी उस्मान कादिर की एवरेज 7 से 0.10 कम है। स्ट्राइक रेट 25 का उस्मान कादिर का, उसका 15 का स्ट्राइक रेट है जाहिद महमूद का। उसको सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्टर था, यहाँ सिलेक्ट नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर लेगा, पाकिस्तान में बैटिंग विकेट होंगी, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। मुल्तान रावलपिंडी कहीं भी मैच करा ले, बैटिंग विकेट होगी, रन बना लेगा वो। बॉलर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए T20 में विकेट लेने का। हमारे पास जो अभी हम पिछले 3-4 साल से हार रहे हैं, और जो मैच जीतते हैं वो भी देख लें आप, बॉलिंग की वजह से जीतते हैं, और जो मैच हारते हैं वो भी बॉलिंग की वजह से। वो आप देख लें, कोई भी मैच उठा के देख लें, वर्ल्ड कप का उठा के देख लें, कोई भी आप T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उठा के देख लें, आप टेस्ट मैच जो 300 खा लिए थे वार्नर से, आप वो उठा के देख लें, बॉलर से हार रहे हैं हम मैचेस। यानी बॉलर तो हमें मैच जितवाते थे, अब हम बॉलर से ही मैचेस हारना शुरू हो गए। इंग्लैंड में भी हम टेस्ट सीरीज हारे, बैटिंग फेलियर अपनी जगह था, लेकिन बॉलर आउट नहीं कर सके चौथी इनिंग में। सब चीजें आपके सामने हैं, सब आप मतलब दर दर की खाक छान चुके हैं, आप अभी भी अकल नहीं पकड़ रहे। आप अभी भी वही उल्लू आपका बैठा हुआ है, अभी भी उसी शाख पे बैठा हुआ है कि भाई वही कन्वेंशनल सिलेक्शन करते रहो। जैसी आपकी फील्ड प्लेसमेंट होती थी आपकी कैप्टनशिप में, वही आपकी कन्वेंशनल जो है वो आपकी कोचिंग उसमें। अगर आपने चीफ सिलेक्टर से रिजाइन कर दिया तो वो कोई हम पे एहसान नहीं किया, आप कंपिटेंट नहीं थे मेरे भाई मिसबाउल हक, आप इस काबिल भी नहीं थे कि आपको हेड कोच भी रखा जाता। हेड कोच वो इसलिए रहेंगे, उन्हें पता है मेन स्ट्रीम है, लाइमलाइट में रहूंगा हर वक्त, बिल्कुल साहब ही आगे पीछे होंगे, 16 लाख तनख्वाह मेरे साथ लगी हुई होगी, हर कोई पूछेगा मुझे, बोर्ड वाले पूछेंगे मुझे। ये सब मुल्क के वफादार नहीं है, ये सब पैसे के वफादार।
और मुझे तो असल में सबसे ज्यादा जिस बात का दुख, क्या मुझे तो गुस्सा है, दुख तो मैंने बहरहाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ पैसों के चक्कर में जो है ना कुछ भी नुकसान कर सकते हैं मुल्क का। ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा मुझे जिस बात पर गुस्सा है वो रौनक के ऊपर है, कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमेशा इस पोजीशन पे रहेंगे। हाँ, वक्त का इंशाल्लाह फिलौन बना। इंशाल्लाह अगले अगले 3 महीने में ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे होंगे कि मैं ये भी ओहदा छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह। हाँ, और होगा, यही आजकल मैंने करेंगे। एक नई चीज शुरू की हुई है कि हाँ, आजकल मैंने एक नई चीज शुरू की हुई है कि बदुआ दो, टिका के दो, ताकि जो है वो कबूल हो तो ठक करके लगे जाके। बिल्कुल सही। क्योंकि ये वो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर उन लोगों से भी बात करूंगा, हमारे बड़े लोग घूमते हैं जो कराची के हमारे ठेकेदार बने घूमते हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ भाई कराची के ठेकेदारों उठो, तुम्हारे प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है। देखें आप। तुम्हारे प्लेयर्स को हर सिलेक्शन में निगलेक्ट कर देते हैं, और तुम भंग पी के सो रहे हो। साईं कदीम अली शाह के साथ टाइम गुजारा है क्या? भंग पी के बिल्कुल। सो रहे हो तुम लोग। देखें, आप सिर्फ ये नहीं देखें कि आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो रही, आप ये देखें कि मरकज है सिर्फ दो क्रिकेट का, लाहौर और कराची। हाँ हाँ आपकी इंटीरियर में अगर आप किसी भी लोकेशन पे चले जाएं, अगर कोई टैलेंट होगा तो उसको फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो इतनी बदतर कंडीशन में हो रहे हैं कि अगर उसके पास कोई पोटेंशियल है तो वो वेस्ट हो जाएगा। अगर वो हाँ कराची लड़ भड़ के हसनैन की तरह या शर्जील की तरह किसी तरह कराची के किसी क्लब में आके खेलना शुरू कर देता है, तो उसके साथ ये नाइंसाफी होगी कि सिलेक्शन नहीं हो रही उसकी। तो हाँ यहाँ तो मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना भाई। यहाँ तो हाँ आपको बता दिया उन्होंने, आपकी वक़्त बता दी है कि कराची में 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी में 2 प्लेयर्स ऐसे नहीं है जो नेशनल T20 या वनडे का साइड बन सके। 2 प्लेयर्स नहीं है आपके पास। बिल्कुल। ये हमारी ये वेकअप कॉल है हर तरह की। अभी बारिशों में क्या हाल हुआ, अभी आप देख लें कि जो कोविड की वैक्सीन थी वो उनका क्या हाल हुआ। अभी आप मज़ार कायद पे कल एक परसों तमाशा हुआ है, आप देखें अभी 18 अक्टूबर को वो शहीद बेबी की वो थी, उस पर क्या तमाशा हुआ है। मतलब हर तरह से यरगमाल बने हुए कराची वाले। वही मैं आपको कह रहा हूँ किसी ना किस्म का कोई कि वो ही नहीं है भाई। यहाँ तो किसी किस्म हाँ की कोई पूछगछ ही नहीं है। हाँ कोई पूछने वाला नहीं है हसनैन। इनसे कि ये लोग आपको रेवेन्यू कमा के देते हैं। अगर कराची में अभी भी 4-5 ग्राउंड ऐसे हैं जहां फर्स्ट क्लास मैच एक साथ हो सकते हैं, तो कराची के प्लेयर वहां खेलते हैं या नहीं खेलते, ये कोई पूछता है? या हाँ सिंध के प्लेयर्स खेलते हैं वहां के? हाँ। और हसनैन को भी जहां तक सेलेक्ट करने की बात है, वो सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए सेलेक्ट किया गया, खिलाना तो है नहीं। यू आर राइट। क्योंकि आपने 2-3 बॉलर रख लिए हैं, उनको तीनों फॉर्मेट में रगड़े जाओ, नसीम शाह, शाहीन शाह, इनको रगड़े जाओ, बाकियों को बिठाए रखो बेंच के ऊपर। ये या वो शाहीन लाडला शाह को फिक्सर वो खेलेगा इंजरी या बाबर कराएंगे, रियाज खेलेगा। ये वो शाहीन शाह को वो इंजरी कराएंगे जो हसन अली को हुई या रुमान रईस को जो हुई। हाँ ये वो इंजरी कराएंगे जब भी हाँ उसकी जान छोड़ेंगे। 3 टेस्ट खिला दिए, 3 T20 खिला दिए, वहां T20 ब्लास्ट में उसको छोड़ दिया, यहाँ पाकिस्तान T20 कप उसको नेशनल T20 कप खिला दिया, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी सिलेक्ट कर लिया। वो भाई वो आराम कब करेगा? और वो है भी हाँ स्किनी सा है, वो कोई टेयर वेयर हो गया ना मसल, वो गया 6 महीने साल हाँ के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात कि अभी ये जो नेशनल T20 कप हुआ है, इस नेशनल T20 कप की बुनियाद पर अब तो मैं क्लियरली कहने को तैयार हूं कि वो जिस तरह एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, सुहागन वही जो पिया मन भाई। तो इस वक्त सुहागन जो है ना वो रिजवान है, कि उसको आपने वो टीम बना के दी जिसमें 9 करंट T20 प्लेयर खेल रहे थे। जी हाँ। चारों आपका जो पेस अटैक था वो चारों करंट बॉलर्स पे मुश्तमिल था। किस किस्म की सिलेक्शन है भाई। ये तो सब अंधों साफ बोल को। दो कि हमने इसी को जिताना है, हाँ जी। साफ बोल दो कि हमने इसी को जो है वो आगे कप्तान भी बनाना है, सब कुछ हमने इसी को करना है। भाड़ में डालो सिंध की टीम और बलूचिस्तान की टीम को, क्यों बनाई थी भाई? अंधा बाटे दे हारिस दिए हैं सोहेल भाई। को और दूसरे को अगर खुदे लाइन लगाना, उनको वैसे ही कह दो कि यार हमने ये तुम्हें टीम दे दी है, तुम लोग आपस में खेलते रहो, तुम
कंटेंडेंट ही नहीं हो सेमीफाइनल के। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को, ये अपने अपनों को बांट रहे हैं, ये इतना नुकसान कर आपने जाएंगे। किस बुनियाद पे नॉर्दर्न और केपीके की टीम के जो बॉलिंग अटैक था वो सारा इंटरनेशनल बॉलर्स पे मुश्तमिल था। साउदर्न के पास जो है वो आमिर यामीन के अलावा और ये अब्बास के अलावा, अब्बास T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, वो आपने उधर फेंक दिया। यहाँ मैं शान मसूद की तारीफ करूंगा, शान मसूद अपनी कैप्टनशी से टीम को वहां तक ले गया। जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, बेटर चॉइस है। तो और दूसरी तरफ आप जो है वो सब कुछ उसके लिए फेवरेबल ग्राउंड बना के उसने T20 कप जीत लिया। अब कह रहे हैं जीतने के लिए टैलेंट होना जरूरी नहीं है, बड़े नाम होना जरूरी नहीं है, कैप्टनसी होनी जरूरी है। ओ भाई बड़े नाम कौन से, 9 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे उस टीम में। मेरा तो सर में घुस गई है दिमाग। मैं तो आपको स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ही कहा था कि 2 टीम्स होंगी फाइनल में, केपीके होगी, नॉर्दर्न होगी, बस साउदर्न पंजाब पहुंच गई, लेकिन केपीके होगी और नॉर्दर्न होगी, बस इससे ज्यादा कोई नहीं होगी। वो भी एक गलत उसमें हार गए वो, लेकिन ये इंतहाई बायस, ये इतना नुकसान कर जाएंगे कि आने वाला उसको पूरा करते करते ही 3 साल निकाल दे। बिल्कुल। और अगर आप इसके ये देखें, नतीजे में जो ये जब तक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल नहीं बनाएंगे और ये इसी तरह कोचेस को बनाते रहेंगे इस कोचिंग में उसका हिस्सा, तो ये इसी तरह की सिलेक्शन करते रहेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि अगर एक सिलेक्शन पैनल तगड़े बंदे का होगा, कोई हेड कर रहा होगा तगड़ा बंदा, तो मिसबा की अपनी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मिसबा को सिलेक्टेड लोग खिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्यों वो ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है या तो बारी आ गई है, क्योंकि बारी आ गई है अजहर अली की, बारी आ जाएगी उसके बाद बाबर आजम की, और बारी आएगी फिर घूम फिर के मिसबा कोचिंग की, जब हम सारी सीरीज हार जाएंगे और टीम का बिल्कुल शैटर कर देंगे टीम को। तो उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो होगी कैप्टनशिप पे बात शुरू हो जाएगी। ये कैप्टन जो है वो इस तरह परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लग रहा है ये सब एक एक करके जाएंगे, एहसान मानी, वसीम खान, पूरी लाइन लग जाएगी। क्योंकि मैं असल में इस इशू के ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा था, प्रोग्राम ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हम पागल लोग हैं जो हम बैठे अपना खून जलाते रहते हैं, इनके ऊपर बातें करते रहते हैं, और ये अपनी ढिठाई के साथ जो मर्जी आता है करते चले जाते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनका 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 बस चले ना, इनका बस चले तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन, ये लोग पता नहीं किस तरह से, अभी से मैं सोच रहा हूँ कि अभी से 2021 का वर्ल्ड कप, अभी तो 8-10 महीने बाकी हैं, अभी से मुझे लग रहा है कि इतना बुरा खेलेंगे ना ये उधर जाके। क्यों खेलेंगे बुरा? वही बात सिलेक्शन की सारी, कि सिलेक्शन आप करेंगे ऐसे प्लेयर जो उस जगह पे खेलने के काबिल ही नहीं होंगे। ये स्पिनर्स पे भरोसा करेंगे, ये उन पे भरोसा करेंगे जो अंडररेटेड, जैसे वो इंतहाई टैलेंटेड फहीम अशरफ है, वो एक शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाएंगे, वो ये इन लोगों पे भरोसा करेंगे, और ये इतनी बुरी तरह से हारेंगे वहां पर। ये बस मुल्क का नाम ये इतना बर्बाद कर देंगे, वहां पे लोग बैठे हंस रहे होंगे। इतना अच्छा मौका था, 6 महीने का टाइम था, कोई क्रिकेट नहीं थी इंटरनेशनल, ना कोई एक्सप्लेन वो की है इन्होंने कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन की हो, कुछ नया लेकर आए हूँ, वो ही पुराने घिसे पिटे तरीके चले आ रहे हैं। अभी भी देखें आप, इंशाल्लाह ताला हम अभी 2-3 महीने की बात है, साउथ अफ्रीका के अगर T20 हो गए, 3 वनडे और 3 T20 है, और अगर न्यूजीलैंड से सीरीज हो जाएगी न्यूजीलैंड से, तो आप देखिएगा कोई आपको नया प्लेयर नहीं मिलेगा, सब पुराने, क्योंकि मिसबा अपनी आखिरी जो सिलेक्शन होगी वो टीम हारते नहीं देख सकता, तो वो वही पुराने प्लेयर सिलेक्ट करेगा ताकि मैं न्यूजीलैंड में भी ना हारूं, और इंशाल्लाह वो फिर एक भी हारेंगे। हाँ उसी में ही रहेगा, उसी सर्कल में रहेगा कि मुझे हारना नहीं। और जब हारने का, जब आप सोच रहे हो कि आपने हारना नहीं, उस वक्त आप ज्यादा हारते हो। हाँ, फिर आप जीतते नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इतना ही रखें, इतना गुस्सा काफी अच्छा है और चले। करने। हाँ, नहीं मेरा ख्याल है इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। बस हाँ जी आखिर में मैं 2 मिनट इसमें ऐड कर दूं जी जी बिल्कुल। कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उनके गलत कामों के ऊपर मैं तो उनको सर्कस बोर्ड कहता हूं, लेकिन अच्छे काम की अब मैं तारीफ भी करने जा रहा हूं कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ काम बहुत अच्छे कर रहा है, जिसमें एक काम उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल नहीं खेले हुए या इंटरनेशनल बहुत कम खेले हैं, उनको आईसीसी में नौकरियां दिलवा रहा है। यानी कई मैच रेफरीज जो नेशनल T20 कप में बैठे हुए थे, उनको आईसीसी में बाकायदा नॉमिनेट कर दिया गया है और अब वो आईसीसी के मैच रेफरी के तौर पे काम करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। कई नए अंपायर्स जो हैं पाकिस्तान के, इवन एहसन रजा, राशिद रियाज, काफी सारे नए अंपायर्स हैं जो पाकिस्तान के अब इंटरनेशनल पैनल के ऊपर काम करेंगे। तो ये अच्छी बात है। जिस तरह हम भाई पीसीबी से हमारा कोई जैसे कहना चाहिए ना, पीसीबी ने हमें कुछ देना है ना हमने उनसे कुछ लेना है। सही बात। पीसीबी अच्छा काम करेगा हम तारीफ करेंगे, बुरा काम करेगा हम उसको सर्कस बोर्ड बोलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। खैर ये तो अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमें तो रेगुलेशन की जरूरत है। हमारे यहाँ वैसे ही पैसों की आजकल बहुत हालात बुरे हैं। और अभी मैं एक और अभी एक और चीज, जिम्बाब्वे का जो कोच था लालचंद राजपूत, नाम से आप पहचान गए होंगे वो किधर गए। जी जी। तो उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। हाँ जी, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करें। जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड को बोलें हम आपको पाकिस्तानी कोच देंगे जो आपके साथ पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करेगा। बिल्कुल ऐसा अपने लोगों को लगवाओ नौकरी पे भाई। सही बात, धंधा चलाओ। और लालचंद राजपूत की जो सीवी क्या थी, 2 टेस्ट 4 वनडे, फर्स्ट क्लास खेला होगा। हाँ। लेकिन इंटरनेशनल ये था नहीं, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं ना ये लोग, कितने ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। ये लोग एक सिस्टम के थ्रू आते हैं। लेवल 2 प्लेयर होगा एटलीस्ट, वो इंटरनेशनल कोच बनने से पहले लेवल 2 प्लेयर किया होगा उसने, जब भी वो आया होगा इस सेटअप। हाँ तो हम भी कर सकते हैं काम। लेकिन वही बात है ना, उनके यहाँ जो उनका बोर्ड, जो एम्प्लॉयबिलिटी वाला काम उनका बोर्ड करता है, वो बहुत अच्छी चीज है। जी 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 बिल्कुल। वो आप करें, मौके का फायदा उठाएं। बिल्कुल, इसको आप नौकरी बनाए, एक आध बंदे की नौकरी लग जाएगी, ये चीज है। मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी एक हेक्टिक डे के बाद आए, मैं भी एक हेक्टिक डे के बाद आया हूँ। इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है। अभी सिलेक्शन तो हो गई है, इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। ऑन द सेफ साइड सिलेक्शन को मेरे ख्याल से डिस्कस करना ऐसा ही है कि आप ऊंट को बोले सहरा में चल ले, उसका तो काम ही यही है, उसने तो चलना ही सहरा में है। हाँ उसको पहाड़ पे चढ़ाए तो बात है। सिलेक्शन के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसा ही। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को लाइक करें, ऑब्वियसली चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मैक्सिमम रिस्पांस दें। इंशाल्लाह हम जरूर देंगे टाइम टू टाइम रिस्पांस, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फतेह साहब। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।